हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश चौधरी और कटारिया फार्मेसी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चौधरी और मैं आपको आज से पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफी बच्चों को डाउट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी बच्चों को डर लगता है, लेकिन बच्चों अब मैं आ गया हूं ना, आपका डर दूर होने वाला है। कंफर्म कंफर्म, आपको जितना दूर भागते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उतना ही आपको पढ़ने में अब ज्यादा मजा आएगा। आप बोलोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आज से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। बच्चों, इतना थोड़ा एक्सपीरियंस कम है मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का, धीरे धीरे हम मैनेज कर लेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा मैं। उससे आपको सारे डाउट्स, आपके कोई भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी वो दिक्कत दूर करूंगा। आपको नोट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बच्चों, हम हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड के ऊपर पढ़ने वाले हैं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड के बारे में, जिसको डिस्कवर करने के बाद ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतिहास बदल गया था। सर, इसका नाम है बेंजीन। ये C6H6 है, यानी कि बहुत ही अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल भी है। आप नहीं समझ पा रहे होंगे अनसेचुरेशन का मतलब है। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में कंप्लीटली बताऊंगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि अभी हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन आखिरकार होता क्या है, उसके रेजोनेंस करने का स्ट्रक्चर, उसका यूनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसकी एरोमेटिसिटी के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग और भी उसके डेरिवेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे कि बेंजीन कैसे रिएक्शन करता है और क्या क्या करता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो यूनिट फर्स्ट है सिलेबस की, उसके अंदर एक सेकंड बच्चों, पेन ले लेता हूं मैं। तो बच्चों, यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर पहला आता है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे हम। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए जो जो एविडेंसेस या प्रूफ दिए गए थे हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम ऑर्बिटल पिक्चर क्या होता है, रेजोनेंस इन बेंजीन क्या होता है, और एरोमेटिक कैरेक्टर्स के साथ साथ ही हकल्स रूल भी हम पढ़ेंगे आज। फिर उसके बाद में बी पॉइंट में है रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन करता है। बेंजीन करता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन के साथ साथ ही लिमिटेशंस भी उनके हम कवर करेंगे। तो बच्चों, उसके बाद में आगे सी पॉइंट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इसी के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है और एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करता। उसी के बाद में हम हमारी फर्स्ट यूनिट की एंडिंग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूज ऑफ डीडीटी, यानी कि डीडीटी के स्ट्रक्चर एंड उसके यूज के बारे में, सेकेराइन, बीएससी एंड क्लोरामाइन के बारे में पढ़ के हम उसे खत्म करेंगे। दोस्तों, यूनिट फर्स्ट काफी शानदार होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज की जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में। तो बच्चों, बेंजीन से आप फेमिलियर तो होंगे, लगभग सारे बच्चे फेमिलियर होंगे। कोई फेमिलियर नहीं है, बेंजीन के बारे में नहीं जानता, तो मैं आज उसे बेंजीन के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ समझाने वाला हूं यहाँ पे। तो दोस्तों, बेंजीन इज ए कलरलेस एरोमेटिक लिक्विड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, बेंजीन एक कलरलेस कंपाउंड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और एरोमेटिक लिक्विड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ एरोमेटिक लिक्विड होता है ये, विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H6। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। याद करने में बहुत आसान, C6 और H भी 6, कार्बन भी 6 और हाइड्रोजन भी 6। बच्चों, इसकी डिस्कवरी जो पहले फर्स्ट टाइम की गई थी वो की गई थी माइकल फेराडे के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट नाम कह सकते हैं इसे कि बेंजीन की खोज करने वाला पहला इंसान कौन था, वो था माइकल फेराडे। ये भी वही माइकल फेराडे है जो माइकल जैक्सन वाला है, माइकल जैक्सन वाला माइकल फेराडे। इन 1825 यानी कि आज के 100 साल पहले इसकी खोज की गई थी बेंजीन की। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। बेंजीन एक रंगहीन सुगंधित ध्रुव हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C6H6 है, और इसे सबसे पहले 1825 में माइकल फेराडे ने खोजा था। बच्चों, ये रंगहीन और वही सुगंधित ध्रुव हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C6H6 जैसे मैंने बताया। हम आगे चलते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आखिरकार होता कैसा है। आप बोलोगे कि बेंजीन दिखता कैसा है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बेंजीन दिखता कैसा है। तो आपको मैं पहले समझाता हूँ सीन बच्चों।
बेंजीन कुछ इस तरीके का दिखता है, देख सकते हो आप। हेक्सागोनल शेप है, 6 कोण है और इनके सारे कोनों पे रहता है कार्बन। 6 कार्बन से बना हुआ एक हेक्सागोनल रिंग है जिसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक जगह फिक्स नहीं होते, मूवेबल होते हैं। ये डबल बॉन्ड्स, ये आगे जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करते हैं, इस वाला आगे मूव करता है, और सेम इसी के साथ भी वही होता है, ये आगे मूव करते रहते हैं, और यहाँ पे हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके का दिखता है कुछ बेंजीन। तो दोस्तों बेंजीन में ये डिलोकलाइज होते हैं, मतलब जो ये जो दिख रहा है आपको, मैं इसी एक ही डायग्राम से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है कार्बन, पहला दूसरे कार्बन से, दूसरा दूसरे कार्बन से, और एक बनाता है हाइड्रोजन से। मतलब 3 बॉन्ड बना लिया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए इसने, और एक बनाता है पाई बॉन्ड, जो कि मूवेबल होता है, किसी के साथ फिक्स नहीं रहता, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। जैसे ये चेन है तो इसमें घूमते रहेंगे, अंदर और बाहर की साइड घूमते रहते हैं वो, और इससे क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और मतलब हर जो बॉन्ड होता है, अगर मेनली अगर आप देखा जाए कि जैसे कि सर अगर ये फिक्स हो तो इसमें क्या होगा, अगर बच्चों इसमें फिक्स होगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। और इसके अंदर ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है, जो इकलौता कंपाउंड है जो पहले डिस्कवर किया गया था 1825 में, कि ये इकलौता ऐसा है कि जिसके अंदर अनसेचुरेशन है, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट है, फिर भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। बच्चों डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, मेनली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स स्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये इकलौता बेंजीन ऐसा है जो कि ना तो टूटता है और ना किसी और को खुद के साथ जोड़ता है, बस ये करता है एक चीज, ये अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा दूसरे एटम से। जैसे हाइड्रोजन को कर दिया, क्लोरीन से कर दिया, ब्रोमाइन से कर दिया, तो दोस्तों ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजाइन बन जाएगा। वो आगे पढ़ेंगे हम हेलोजिनेशन रिएक्शन में और नाइट्रेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक आप बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, आगे देखते हैं कि जैसे जैसे आगे आगे पॉइंट आएंगे वैसे वैसे मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करता रहूंगा, और आपको कुछ भी दिक्कत आए कमेंट कर सकते हो आप, आपको इजी टू इजी सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। तो जब दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात करें, 6 कार्बन एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल रिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हेक्सागोनल रिंग के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो बच्चों ये 6 जो कार्बन लगे हुए हैं रिंग में, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। sp2 का मोटा मोटा मतलब आप समझ लो कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक s 2 p, और एक pz ऑर्बिटल खाली रहती है जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। जो पाई बॉन्ड एक पाई क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये डंबल लाइक शेप होती है pz, जो कि ऊपर और नीचे रहती है। जैसे बेंजीन रिंग एक प्लेन सरफेस पे ऊपर रहेगी और नीचे रहेगी, तो ये क्या है कि एक दूसरे से ओवरलैप करती है ऊपर और नीचे, उससे एक क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और इसकी एरोमेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आगे देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड व्हिच प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एरोमेटिक स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पीजेड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं और घूमते रहते हैं रिंग के ऊपर और नीचे, उससे क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उससे एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है वीडियो में, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी, यानी कि एरोमेटिसिटी आखिरकार होती क्या है। हकल्स रूल के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किन्हें हम बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आखिरकार होते क्या है। तो बच्चों बेंजीन इज ए स्ट्रॉन्ग, बेंजीन इज एरोमेटिक बिकॉज, बेंजीन एरोमेटिक है बिकॉज इट हैज 6 pi electrons which satisfies Huckel's rule 4n plus 2 rule is n is equals to 1। तो बच्चों हकल का रूल मैं आपको बताता हूं, हकल का रूल है 4n plus 2 is equals to pi electron। तो बच्चों ये एक नियम है, हकल रूल का ये नियम है, 4n plus 2 is equals to pi electron। बच्चों आपका जो मेनली सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि सर इस रूल से कैसे पता चला कि ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं आपको इजीली बताता हूं, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे जो आपका काम का है। तो बच्चों इसमें कैसे पता चला कि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे बेंजीन रिंग की बात कर ले हम, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई बॉन्ड थे, 2।
3 डबल बॉन्ड थे बेंजीन रिंग के अंदर, और 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, यानी 3 डबल बॉन्ड के अंदर हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड के अंदर हुए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड के अंदर हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से एक बेंजीन रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसके इक्वेशन आप सोल्व करोगे, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4n इज इक्वल टू 4, देन n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 0 1 2 3 यानी इंटीजर्स होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये एरोमेटिक है। और अगर इंटीजर्स ना होकर फ्रैक्शंस में आती है, जैसे 0.5 हो गया, 1.5 हो गया, तो ये अनएरोमेटिक होगा, मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो दोस्तों अब इसकी बात कर ले, इसको हिंदी में देख लेते हैं एक बार इसे इरेज कर देता हूं जो मैंने लिखे हैं, एक सेकंड बच्चों। बच्चों बच्चों बड़ा मजा आने वाला है, वीडियो में आप बस एंड तक बने रहिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे बिल्कुल। बच्चों बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हकल का नियम को संतुष्ट करते हैं। मतलब हकल का नियम जो मैंने आपको बता दिया, और आगे डीपली अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हकल का नियम कैसे काम करता है और कैसे क्या पता चलता है और इसका नियम क्या है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बेंजीन की प्रॉपर्टीज कौन से होती है। बच्चों मेनली बेंजीन की कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। पहले बात कर लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द फीचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द फीचर ऑफ सब्सटेंस दैट वी कैन सी और मेजर विदाउट चेंजिंग व्हाट द सब्सटेंस इज मेड ऑफ। तो बच्चों जो सब्सटेंस मान लो किसी चीज का बना हुआ है, उसको बिना चेंज किए हम उसके देख सके या मतलब छू सके या उसे तोल सके, माप सके, ऐसी चीजें कर सके, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाती है। जैसे बात कर ले कलरलेस लिक्विड विद स्वीट ऑर्डर, मतलब जैसे बेंजीन कलरलेस है, स्वीट ऑर्डर यानी मीठी गंध वाला है, तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी देख ले इनसोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मतलब इसकी घुलने वाली प्रॉपर्टी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये पानी के अंदर नहीं घुलता और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर घुल जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स हाउ ए सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज वो दर्शाती है कि एक सब्सटेंस कैसे अदर केमिकल से रिएक्ट करता है नया सब्सटेंस बनाने के लिए। मोटी मोटी बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसको कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी रिएक्शन करके दूसरा प्रोडक्ट बनता है और उसमें चेंज होता है। तो ये होगी केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल जैसे बात कर ले बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो दोस्तों बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता बिकॉज इन एडिशन द डबल बॉन्ड ऑफ द रिंग वुड ब्रेक, क्योंकि अगर ये एडिशन रिएक्शन करेगा तो इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये नहीं चाहता कि इसका डबल बॉन्ड टूटे। एंड द स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ द एरोमेटिक रिंग वुड बी लॉस्ट, जो इसकी स्पेशल स्टेबिलिटी है एरोमेटिक रिंग की, वो चली जाएगी इसके हाथों से। तो ये तो क्यों चाहेगा कि इसका एरोमेटिक जो नेचर है वो इसे क्यों खोना चाहेगा कि मैं इसे खो दूं। तो इसके बजाय ये पता है क्या करता है, इसके बजाय इंस्टेड बेंजीन प्रीफर्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो बस वही करता है ये। देख लीजिए, पढ़ लीजिए आगे, वेयर वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड द रिंग रिमेन्स इंटैक्ट एंड स्टेबल, कि ये सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, कोई सा भी हो सकता है वो हाइड्रोजन, क्योंकि जो और हाइड्रोजन है वो इक्विवेलेंट है। आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इक्विवेलेंट है, जो सारी होगी बॉन्ड लेंथ है वो भी इक्वल होती है बेंजीन में सिर्फ, वो आप आगे मैं आपको बता दूंगा वीडियो में कि वो इक्वल कैसे है। बच्चों हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बर्न्स विद सूटी फ्लेम, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि ये धुआंधार ज्वाला से जलता है। और दूसरी बात कर ले, आगे हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर, रेजोनेंस और एरोमेटिक कैरेक्टर्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर की डीपली हम बात करेंगे कि इसकी डेराइव कैसे हुआ। तो बच्चों बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6, मैं आपको बना देता हूं जो हमारे लिए इजी रहेगा। बेंजीन जो बार बार आपको देखना ना पड़े, देख जाके ये लो बच्चों, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना देते हैं, किधर भी अल्टरनेट बॉन्ड छोड़ के। ये भी एक एविडेंस था जो कि प्रपोज किया था किसी साइंटिस्ट ने, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, यहाँ पे 6 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन हो गए, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया।
ये देखो इजीली हो गया क्लियर। तो बच्चों सजेस्टेड हाई अनसेचुरेशन, बच्चों सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। सेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें अंदर दो से ज्यादा बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, तो अनसेचुरेशन होंगे। तो बच्चों इसको देख के तो क्या लग रहा है आपको, बताओ, इसमें डबल बॉन्ड भी है और उसी के साथ एरोमेटिक रिंग भी है, साइक्लिक रिंग भी है, तो इसे ऑब्वियसली अनसेचुरेशन है। और जो अनसेचुरेटेड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं होते एल्कीन्स और एल्केन्स के हिसाब से, मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उनके हिसाब से ये स्टेबल होते हैं, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। बट ये बेंजीन है दादा, बेंजीन इज स्टेबल। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड था कि वो इकलौता स्टेबल था, अनसेचुरेटेड था लेकिन स्टेबल था। डज नॉट अंडरगो एडिशन, डज नॉट अंडरगो एडिशन लाइक एल्किन्स, एल्किन की तरह ये एडिशन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर ये एडिशन रिएक्शन करेगा तो इसकी जो एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी है वो इससे खो देगा और ये रिंग इजीली ब्रेक हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा, इसके पास तो सब कुछ है, इसके पास कंप्लीट स्टेबिलिटी है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है, एल्किन्स और एल्केन से भी ज्यादा स्टेबल है ये बेंजीन। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, सो साइंटिस्ट स्टडीड एंड गिव डिफरेंट एविडेंसेस टू एक्सप्लेन इस स्ट्रक्चर। और जो साइंटिस्ट ने बहुत अध्ययन किया, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई की और उसके बाद में अलग अलग एविडेंस दिए इसके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कैसा फील होता है, मतलब जैसे ब्रेक होता है तो उस पर कैसा होता है। हम आगे बढ़ते हैं कि कौन से एविडेंस उन्होंने दिए। पहला जो एविडेंस दिया वो था एनालिटिकल एविडेंस। एनालिटिकल एविडेंस इज द प्रूफ ऑब्टेन फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बच्चों एनालिटिकल एविडेंस हमें किससे पता चलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेंजीन का हो गया C6H6। तो आप बात करोगे कि सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है, हमारी पढ़ी हुई नहीं है। तो जिसकी पढ़ी हुई है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यानी DOU। DOU आखिरकार होता क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिनोट करती है कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, कितने एरोमेटिक रिंग्स है। रिंग्स और एरोमेटिक मतलब जो एक तो रिंग होगी, रिंग को भी काउंट किया जाता है और डबल बॉन्ड्स को भी काउंट किया जाता है। जैसे कि बेंजीन में अगर डायरेक्टली बात करें हम 3 बॉन्ड प्लस एक एरोमेटिक रिंग, यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी कितनी होगी 4। तो इसको आप बोलोगे कि सर जैसे मान लीजिए बेंजीन तो हो गया यहाँ पे, और कई कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उनमें 10-15 रिंग्स जुड़ी हुई होती है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें कैसे पता लगाऊं मैं कौन सी रिंग कहां पे है, कौन सी रिंग इन्वॉल्व है या कौन सी रिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला है बच्चों 2C प्लस 2 माइनस H अपॉन 2। इस फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों देख लो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। मैं इसको थोड़ा सा जगह करता हूं यहाँ पे बच्चों, एक सेकंड इरेज करता हूँ, ये इरेज कर देते हैं, यहाँ बात करते हैं। हाँ ये बात करते हैं बच्चों, देख लो इसके अंदर जैसे बात करोगे आप कितने कार्बन है, इसके अंदर कार्बन हो गए 6, 6 इंटू 2 ये हो गए 12, 12 प्लस 2 माइनस 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हाइड्रोजन यहाँ पे -6 -6.2। अब इसकी बात कर ले कितना, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8, 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी 4। समझ में आ गई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होती है। तो बच्चों ये चीजें एनालिटिकल एविडेंस को प्रूफ करने के लिए, यानी एनालिटिकल एविडेंस के लिए इन दोनों चीजों की नीड होती है। और आगे बात करते हैं कि एनालिटिकल एविडेंस में क्या हमें पता चला। विश्लेषणात्मक प्रमाण वह है जो अणुसूत्र और असंतृप्ति की डिग्री से प्राप्त होता है। तो बच्चों असंतृप्ति की डिग्री यानी कि अनसैचुरेशन, बच्चों की हिंदी थोड़ा बहुत चूक हो सकती है उसके लिए माफी, लेकिन बच्चों बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जितना बन पड़ता है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ही एक्सप्लेन करूंगा, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आगे वाले आने वाली वीडियोस में और ज्यादा सुधार करेंगे हम। तो बच्चों एनालिटिकल एविडेंस देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 मैंने आपको बताई कि कैसे, शुड बिहेव लाइक पोलीइन। तो बच्चों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गई, इसका मतलब ये था इस एविडेंस के हिसाब से कि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 थी। तो इस एविडेंस के हिसाब से ये था कि ये बहुत ही इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है,
इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये पता चला था इससे। लेकिन बेंजीन इज स्टेबल एंड रेजिस्ट एडिशन, मस्ट हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर। इससे फिर साइंटिस्ट को इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जैसे साइंटिस्ट को ये पता चला कि लेकिन ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फिर भी स्टेबल है, और ये एडिशन रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में आगे आने से पहले ही अच्छी तरीके से समझा दिया है, और भी अच्छी तरीके से मैं आगे आते आते समझा दूंगा आपको। अब हम बात करते हैं दूसरे एविडेंस की, यानी कि सिंथेटिक एविडेंस। मतलब पहला एविडेंस था एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिक। एनालिटिकल में आपको बता दिया मैंने कि जैसे उन्होंने बताया कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता लगता है इसका, लेकिन उसके हिसाब से ये पता लग रहा था कि जैसे बहुत सारे डबल बॉन्ड है तो ये स्टेबल नहीं है, लेकिन ये स्टेबल है और ये एडिशन रिएक्शन कॉज करता है क्योंकि इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। याद रखने के लिए जरूरत ही नहीं है बच्चों, ये इजीली आपके दिमाग में घुस जाएगा। बेंजीन बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार कंपाउंड है बेंजीन। अब इसके दूसरे एविडेंस की बात करते हैं हम, सिंथेटिक एविडेंस। बच्चों सिंथेटिक एविडेंस इज द प्रूफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बच्चों सिंथेटिक एविडेंस वो है जो कि हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन की केमिकल रिएक्शन से पता चलता है इसका। संश्लेषणात्मक प्रमाण वह है जो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होता है, केमिकल रिएक्शन से पता चलता है बेंजीन की। तो बच्चों जैसे बात कर लें, फॉर ऑक्सीडेशन बेंजीन गिव्स मैलाइक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड व्हिच कंफर्म्स रिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चों जैसे अगर ये जो इसके अंदर जो डबल बॉन्ड्स है अगर वो फिक्स होते तो ये क्या होता, साइक्लो हेक्सा, मैं लिख देता हूं साइक्लोहेक्साइन, हेक्साट्राइन, साइक्लोहेक्साट्राइन। ये बिहेव करता साइक्लोहेक्साट्राइन। बच्चों स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, अभी थोड़ा माउस पैड में समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे चीजों को। आपको समझना है बच्चों, मैं बोल रहा हूं वो समझो। बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने पे बेंजीन बार बार या तो ऑक्सैलिक एसिड देता है या मैलिक एसिड देता है। अगर इसमें स्टेबल होते, मतलब जो वो बॉन्ड्स अगर एक जगह फिक्स होते तो ये साइक्लोहेक्साट्राइन की जैसे बिहेव करता और ये अलग अलग बार बार तोड़ने पे अलग अलग कंपाउंड्स देता, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूटता। इसकी वजह से ये बार बार एक ही दे रहा है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये रिंग स्ट्रक्चर है, ना कि ये साइक्लोहेक्साट्राइन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक ही एक फ्रेगमेंट्स में बार बार टूटने के पता चलता है कि ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। और ये साइक्लोहेक्साट्राइन ये अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट थोड़ा सी वीडियो में हम आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइक्लोहेक्साट्राइन की तरह कैसे बिहेव नहीं करता, और कैसे बेंजीन खुद में एक इकलौता बहुत ही शानदार कंपाउंड है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने पे ये देता है हमें मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड, उससे कंफर्म होता है कि रिंग स्ट्रक्चर है। और बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन shows that all 6 hydrogens are equivalent। तो ये एडिशन रिएक्शन को तो करता है अपोज, और ये करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। और बच्चों बेंजीन रिंग चारों तरफ से फिक्स होती है, उसको कैसे घुमा लो कैसे रख लो, हर एक हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होता है वहां पे, ये इससे पता चलता है। और बच्चों एग्जांपल देख सकते हो आप, बेंजीन प्लस ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ऑक्सैलिक एसिड। बेंजीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सैलिक एसिड हमें वहां पे मिलेगा। ये इससे भी प्रूव होता है कि ये एक एरोमेटिक रिंग है, यानी कि ये रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है, ना कि ये कोई प्लेन है जस्ट लाइक सिंगल चेन की तरह, एल्कीन और एल्काइंस की तरह। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा है। एरोमेटिसिटी की बात कर ले तो भी आपको मैंने बताया कि एरोमेटिक क्या होता है। ये खुद में मतलब इसकी जो डबल बॉन्ड्स है वो रेजोनेंस होता रहता है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। और बच्चों और भी ज्यादा डीप बातें कर ली, अगर आपको ज्यादा ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऊपरी ऊपरी समझ सकते हो। सिंथेटिक एविडेंस में हमें क्या मिला, अगर उसकी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, जस्ट लाइक ऑक्सीडेशन कराते हैं बेंजीन की, तो वो मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड बार बार देता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वो एक रिंग स्ट्रक्चर है। और उसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की प्रॉपर्टीज से भी जो वो अपोज करता है, मतलब एडिशन अपोज करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ज्यादा उसका फोर्स होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है वो, तो उससे पता चलता है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये इसके अंदर जो 6 हाइड्रोजन्स है वो इक्विवेलेंट है। बच्चों जो तीसरा एविडेंस था वो था केकुले स्ट्रक्चर। तीसरे एविडेंस के हिसाब से केकुले ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था 1865 में। केकुले प्रपोज्ड दैट बेंजीन इज ए हेक्सागोनल रिंग विथ
अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड थे। केकुले ने प्रपोज किया कि ये हेक्सागोनल रिंग है जिसके अंदर एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है। केकुले यहां तक सही था, लेकिन इसकी लिमिटेशंस थी बच्चों। इट शुड गिव टू टाइप्स ऑफ डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ फिक्स्ड डबल बॉन्ड्स। अगर बच्चों इसमें फिक्स्ड डबल बॉन्ड्स होते तो ये दो दो डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता और कंप्लीटली जैसे टू ऑर्थो, टू पेरा और टू मेटा प्रोडक्ट्स ये देता। लेकिन बट एक्चुअली बेंजीन गिव्स ओनली वन ऑर्थो, वन मेटा, वन पेरा। सिर्फ वन ऑर्थो, मेटा और वन पेरा। जैसे अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स या एक्स्ट्रा एटम्स आके जहां पे जुड़ते हैं, जैसे कोई कंपाउंड्स यहाँ पे जुड़ गया ऑर्थो, मेटा और पेरा पे, तो उसके हिसाब से ये कितने कंपाउंड देता। तो दोस्तों इसके हिसाब से ये पहले तो देता 6 कंपाउंड, क्योंकि हर की वैलेंसी अलग अलग थी। अगर फिक्स रहते तो कोई सिंगल पे था, कोई डबल पे था। ये पहला सिंगल पे हो गया, ये डबल पे हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है स्टार्टिंग में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, और सबकी अलग 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 फॉर्मुलेशन होती। लेकिन सारे हाइड्रोजन सेम होने की वजह से, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होने की वजह से ऑर्थो, मेटा, पेरा 3 ही काउंट होंगे। इसी वजह से ये सिर्फ एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पेरा देता है। बेंजीन में यहाँ जुड़ता है वो हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पेरा। ये 3 ही देता है, 3 तरीके के बाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देता है। ये इसके लिमिटेशंस थी। इसकी लिमिटेशंस एक और थी बच्चों, अगर ये फिक्स होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबकी डबल के हिसाब से होती। डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो लेंथ होती है डबल कार्बन की, मतलब डबल बॉन्ड की अलग होती, सिंगल बॉन्ड की अलग होती। उसके हिसाब से सिंगल बॉन्ड की होती 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड की होती है 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन बेंजीन रिंग में ऐसा नहीं है, हर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम है, 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों ये याद रखने के लायक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन कितनी है, 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी कंप्लीट बॉन्ड लेंथ सेम है इसी वजह से, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता जो स्ट्रक्चर होता है, ये डबल बॉन्ड्स फिक्स नहीं होते और इस साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं राउंड 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 राउंड। एक डबल बॉन्ड आगे जाता है, फिर आगे फिर आगे। तो एक हाइब्रिड कंपाउंड है, एक मतलब एक तरीके से रेजोनेंस होता है। और अगर आप इसको शो करो, एक स्ट्रक्चर से इसे शो नहीं कर सकते, इसके लिए 3-4 स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं और उनका हाइब्रिड कंपाउंड होता है बेंजीन। तो दोस्तों आगे बात कर ले हम, जो कि है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। यानी कि ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन क्या होती है। तो बच्चों का ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन्स व्हाई बेंजीन इज स्टेबल एंड हैज इक्वल बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों ये हमें एक्सप्लेन करती है कि बेंजीन स्टेबल क्यों है, उसकी बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल क्यों होती है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन क्या होता है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन वो होता है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नई ऑर्बिटल्स बनाने का प्रोसेस जो होता है उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2। इसके अंदर दोस्तों एक्साइटेड स्टेट होती है। पहले एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p2 यानी s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के p ऑर्बिटल में चला जाता है। फिर उसके बाद में जब ये दूसरे कंपाउंड से फॉर्मेट होते हैं, मतलब जो ये ऑर्बिटल्स दूसरे ऑर्बिटल्स से ओवरलैप करती है, उसके बाद में जो न्यू ऑर्बिटल्स बनती है उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो बच्चों वो इक्विवेलेंट होती है, सारी सेम होती है। और जो है बेंजीन है, इसके अंदर जो हर कार्बन होता है उसका अगर एक कार्बन को उठा ले और उनके अगर चेक करें तो सबकी टेट्राहेड्रल शेप होती है और वो सबकी सेम होती है। और दोस्तों संक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु कक्षाएं मिलकर नई समान संकरित कक्षाएं बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में आपस में मिलकर सेम बनाती है ये इन बेंजीन। तो दोस्तों पर्टिकुलर बेंजीन की बात करते हैं। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे मैंने बताया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर मोटा मोटा देखें sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब तो आप पकड़ के बैठ जाइए कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इस वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आगे हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उसमें अच्छे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आखिर क्या होता है, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों और आगे देख ले, फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। जैसे कि मैंने कहा कि आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 2 तो नाइबर कार्बन से देख लीजिए, 2 तो पास वाले कार्बन से और एक हाइड्रोजन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कार्बन हो गया, ये देखिए बेंजीन रिंग हो गई, एक तो इससे बना लिया, एक इससे बना लिया और एक हाइड्रोजन से बना लेता है। और जो दूसरे पाई बॉन्ड रहता है वो ये से बना लेता है,
और एक अल्टरनेटिंग छोड़ के एक बनाते रहते हैं, जो घूमते रहते हैं, फिक्स नहीं बता सकते आपकी कौन से पे डबल बॉन्ड है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सारों पे डबल बॉन्ड काउंट किए जाते हैं, इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है। हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा पॉइंट जो कि ऑर्बिटल पिक्चर को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका है मतलब है दूसरा पॉइंट है अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेकंड बच्चों, आपको मैंने बताया नहीं शायद, जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि 2s1 और 2p3 हो जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। ये एस ऑर्बिटल हो गई तो एक तो, और पी में 3 ऑर्बिटल्स हो गई, px, py और pz। तो s, x, px और py तो जुड़ जाती है, दो तो नाइबर कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना लेती है, और बाकी रह जाती है ये pz ऑर्बिटल्स। स्पेशली अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की बात हो रही है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुई है। अब इसकी बात करते हैं हम, एक सेकंड इसको रिमूव करते हैं पहले, यहां से सेकंड इरेजर से रिमूव करते हैं वरना आगे दिक्कत देगा। अब स्पेसिफिकली pz ऑर्बिटल की बात हो रही है बच्चों। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पी ऑर्बिटल ऊपर नीचे रह जाती है, जैसे एक प्लेनर में बेंजीन रिंग मान लीजिए, एक प्लेनर में बेंजीन रिंग है, तो डंबल शेप ऐसे होती है, डंबल शेप मतलब 8 बन रहा है, जैसे 8 लिखते हैं वैसे डंबल शेप होती है। तो ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड बन जाता है, ये एक दूसरे से ओवरलैप कर लेती है, जैसे 6 अलग अलग जैसे pz ऑर्बिटल्स हो गई, आपस में ओवरलैप करके क्लाउड लाइक शेप बनाती है। बर्गर बर्गर मान लीजिए, जैसे बर्गर के बीच में जो फिल होती है, जो टिक्की होती है, वो मान लीजिए आप, वो हो गई बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर जो बन हो गए ऊपर नीचे, वो हो गई एक पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड्स आपस में ओवरलैप करके एक क्लाउड बना लेती है। बर्गर का एग्जांपल परफेक्ट बैठता है बच्चे से। पाई बंद असंकृत कक्षाओं के पार्श्व आच्छादन से बनते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे आप कि पाई बॉन्ड्स साइडवेज ओवरलैप की वजह से बनते हैं हाइब्रिडाइज अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के। अब पर्टिकुलरली बेंजीन की बात कर ले, ईच कार्बन हैज वन हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, वन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। मतलब हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, जैसे मैंने आपको बताया pz बोलते हैं उसे, पी ऑर्बिटल का z वाला, जो कि डंबल शेप होता है। ये आगे याद रखने के लायक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और all 6 p orbitals overlap sideways, form a delocalized pi electron cloud above the and below the ring। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं और घूमते रहते हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे ये क्लाउड लाइक बना लेते हैं, जैसे बन मान लीजिए, बर्गर के ऊपर नीचे बन और बीच में जो वो टिक्की रहती है, उसे हम कह सकते हैं कि वो हो गई एक बेंजीन रिंग। समझ गए बच्चों, बहुत आसानी से एग्जांपल देख लीजिए। 6 कार्बन 6 पी ऑर्बिटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स शेयर। समझ गए बच्चों, 6 कार्बन हो गए, 6 पी ऑर्बिटल्स हो गई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनके पास। पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, 3 बॉन्ड हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए उसके अंदर, एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं बच्चों, ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। बच्चों डीलोकलाइज की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। डीलोकलाइजेशन इज स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मोर देन 2 एटम्स गिविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बच्चों डीलोकलाइजेशन वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, एक एटम से अक्रॉस मोर देन 2 एटम्स, एक एटम से दूसरे एटम पे जाना। जैसे बात कर लेते हैं बेंजीन रिंग की बात कर लेते हैं हम, ऐसे हाथों से तो समझा नहीं पाऊंगा ना, आप समझ पाओगे। तो बच्चों यहां से जैसे एक एटम ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये। तो बच्चों इसका यहां से यहां जाना, इसका यहां से यहां जाना, और इसका यहां से यहां जाना, ये जाके नया स्ट्रक्चर बना लेती है। मतलब अगर एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उसको, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, ये इससे ऐसे हो जाता है फॉर्म। ये कम से कम 3 से 4 स्ट्रक्चर्स में बता सकते हैं कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो कैसा होता है। तो बच्चों इसके बाद में ऐसा बन जाता है, इसी को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, जो कि स्प्रीड यानी इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से या फिरने से बनता है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है इस बेंजीन को, और ये टूटता नहीं जल्दी से आसानी से, ना ही अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को लॉस्ट करता है।
कोई नहीं खोना चाहता अपनी जो मतलब इसको सब कुछ मिल चुका है, इसको ये नहीं खोना चाहता, ये खुद में ही समाया हुआ है, पूरा फिक्स हो गया है ये। तो परफेक्ट परफेक्ट जिसे बोलते हैं वो है ये बेंजीन स्ट्रक्चर। बच्चों हिंदी में देख लेते हैं। स्थानीयकरण का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों का दो से अधिक परमाणुओं पर फैला होना, जिससे अणु को अतिरिक्त स्थिरता मिलती है, यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। इन बेंजीन बेंजीन में बात कर लें, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, नाइदर सिंगल और नो डबल, मतलब ना ही सिंगल की तरह और ना ही डबल की तरह, मतलब इसकी फिक्स बॉन्ड लेंथ होती है। बेंजीन में हर एक कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, जो कि है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, रेजोनेंस एनर्जी होती है 150 किलो जूल पर मोल, ये भी फिक्स होती है इसकी, सिमिलर उसके आसपास की होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो बच्चों अब बात करते हैं हम रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस कैसे होता है। तो बच्चों इंट्रोडक्शन की बात कर ले, बेंजीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय जस्ट वन फिक्स्ड स्ट्रक्चर, यानी कि बेंजीन एक फिक्स स्ट्रक्चर से शो नहीं किया जा सकता, इंस्टेड इट शोस रेजोनेंस, इसके बजाय ये रेजोनेंस शो करता है, व्हिच एक्सप्लेन इट्स स्टेबिलिटी एंड इक्वल बॉन्ड लेंथ, जो कि एक्सप्लेन करता है इसकी स्टेबिलिटी और इक्वल बॉन्ड लेंथ, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी और इक्वल बॉन्ड लेंथ क्यों होती है, क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है इसी वजह से। तो बच्चों रेजोनेंस की बात कर लें, रेजोनेंस इज द फिनोमिना इन व्हिच ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर। बच्चों रेजोनेंस एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा फिनोमिना है, उसके अंदर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट होता है दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स के द्वारा, यानी कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, उसी फिनोमिना कहते हैं रेजोनेंस का। एक्चुअल मॉलिक्यूल इज हाइब्रिड ऑफ देम, लेकिन जो असल मॉलिक्यूल होता है वो उन सारे स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, जो कि उन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है, लाइक ब्रेक नहीं करता, लाइक और अलग अलग प्रॉपर्टीज को अगर चेक करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करें उसकी, तो और सबसे ज्यादा स्ट्रोंग वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहेगा। और बात कर ले, अनुनाद वह घटना है जिसमें किसी अणु को दो या अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, परंतु वास्तविक अणु उन सबका संकर होता है और किसी भी एक संरचना से अधिक स्थिर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक मतलब जो 4-5 स्ट्रक्चर शो करेंगे उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जो अब हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस इन बेंजीन, यानी बेंजीन के अंदर रेजोनेंस, जो कि केकुले स्ट्रक्चर के द्वारा। तो जो केकुले स्ट्रक्चर के अनुसार बेंजीन को अगर ब्रेक करते हैं या बेंजीन पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसकी दो फॉर्म होती है, या तो पहली फॉर्म की बात कर ले हम, पहली फॉर्म हो गई पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड, दूसरे पे सिंगल, तीसरे पे डबल, चौथे पे सिंगल, पांचवे पे डबल, छठे पे सिंगल। पहली फॉर्म तो ये हो गई। और दूसरी फॉर्म होती है, केकुले के हिसाब से बात कर रहा हूं, जो केकुले ने जो एविडेंस दिए थे उसके हिसाब से दूसरी फॉर्म हो गई, पहले पे सिंगल, दूसरे पे डबल, तीसरे पे सिंगल, चौथे पे डबल, पांचवे पे सिंगल, छठे पे डबल। इसने बताया था कि जैसे अल्टरनेटिंग पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बट एक्चुअल बेंजीन कैसा होता है, एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर बताऊं आपको। एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गई ये, एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गई ये कि ये एक्चुअल बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब है कि वो घूमते रहते हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई बॉन्ड होता है, वो राउंड होता रहता है, आगे पे जाता है फिर उधर, और उसमें कंप्लीटली रिंग में घूमता रहता है ऊपर और नीचे। उसके हिसाब से एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, वो फिक्स नहीं होता कि भाई पहले पे डबल बॉन्ड रहेगा या दूसरे पे, बट एन एवरेज ऑफ बोथ, इन दोनों का जो एवरेज है उसमें रहेगा, मतलब हर एक पे अगर देखें तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है अदर स्ट्रक्चर्स के मुकाबले। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है बेंजीन पे। तो बच्चों रेजोनेंस के इफेक्ट से बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चों चौथी या पांचवी बार आ चुका है ये कि बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेंजीन की, 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। और बेंजीन शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसी की वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि वो एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस एनर्जी होती है इसकी 36 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि 150 किलो जूल पर मोल। और अब बात कर ले एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि ये इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए अभी जैसे आपने पढ़ा केकुले का स्ट्रक्चर पढ़ा,
केकुले के हिसाब से इफ बेंजीन हैड 3 सिंगल या 3 डबल बॉन्ड, अगर केकुले के हिसाब से 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड ही होते तो ये अनस्टेबल रहता साइक्लोहेक्सेट्राइन की तरह, ट्राइइन की तरह, साइक्लोहेक्सा ट्राइइन की तरह। मैंने आपको पहले बताया था कि साइक्लोहेक्साट्राइन क्या इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। साइक्लोहेक्साट्राइन यहाँ पे कंबाइन होता है कि अगर जैसे फिक्स अगर वो डबल बॉन्ड रहे वहां पे, अगर बेंजीन में डबल बॉन्ड फिक्स रहे तो वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक साइक्लोहेक्साट्राइन, साइक्लोहेक्साट्राइन की तरह बिहेव करेगा अगर इसमें फिक्स रहेंगे, और ये अनस्टेबल रहेगा क्योंकि इजीली ब्रेक हो जाएगा। बट बेंजीन में रेजोनेंस होता है तो ये डबल बॉन्ड्स घूमते रहते हैं पूरी रिंग के अंदर ऊपर बाहर। तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन इज फार मोर स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है बेंजीन क्योंकि रेजोनेंस होता है इसमें। बच्चों अब हम देखेंगे एरोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ बेंजीन, यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर्स बेंजीन के क्या है। तो बच्चों अब बात करते हैं एरोमेटिसिटी, यानी कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। बच्चों डेफिनेशन देखते हैं, एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हिंदी में पढ़ते हैं, सुगंधिता वह गुण है जिसमें चक्रीय संयुग्मित तंत्र पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानीयकरण के कारण असामान्य स्थिरता प्राप्त करता है। बच्चों इसका मतलब यह है कि एरोमेटिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं आपको अच्छे शानदार तरीके से बताता हूं। एरोमेटिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड। अब आपका सवाल पहले ये समझिए, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड क्या होता है, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है या कॉन्जुगेशन किसे बोलते हैं। बट कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन की एक चेन है, मान लीजिए 4 कार्बन की एक चेन है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन का मतलब हो गया कि ये फिर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं होते, अगले वाले इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करके उस पूरे सिस्टम में घूमते हैं, जैसे कि बेंजीन में घूमते हैं एक के बाद एक। अगर डबल बॉन्ड एक के बाद एक सिस्टम सीक्वेंस से प्रेजेंट नहीं है, और जैसे पहले पे डबल बॉन्ड है, दूसरे पे सिंगल, तीसरे पे सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। और ये यहाँ बात चल रही है कि एरोमेटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन सिस्टम। इस सिस्टम की है दैट गिव्स देम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यही से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देती है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिक्स नहीं रहते कॉन्जुगेशन सिस्टम में, और वो पूरे सिस्टम में घूमते रहते हैं, इससे उसकी स्टेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाती है। तो हम आगे बात करते हैं, बेंजीन इज एरोमेटिक बिकॉज, अब बेंजीन एरोमेटिक क्यों है, बेंजीन एरोमेटिक क्यों है। कुछ बेंजीन एरोमेटिक, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई इज बेंजीन इज एरोमेटिक, व्हाई बेंजीन इज एरोमेटिक, हाउ डू यू नो बेंजीन इज एरोमेटिक, प्रूव देम। तो ये आप बता सकते हैं उन क्वेश्चंस में। तो बच्चों जैसे बात करते हैं बेंजीन एरोमेटिक क्यों है। बेंजीन इज एरोमेटिक बिकॉज इट इज साइक्लिक। पहला पॉइंट की ये साइक्लिक है, दूसरा पॉइंट की प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टिक्की का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, वो एक ही प्लेन में था पूरा, जैसे टिक्की एक ही समतल प्लेन में है तो समतल प्लेन में रहता है। कॉन्जुगेटेड भी अभी आपको समझा दिया, एक के बाद एक सिंगल डबल अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स हैं एंड फॉलोज हकल रूल। हकल रूल क्या था जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन हो गए एक डबल बॉन्ड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है बेंजीन में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब हकल्स रूल को भी प्रूव कर रहा है। इसी वजह से बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और इसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई जो कि काफी अलग बनाता है इस बेंजीन कंपाउंड को। अब आगे बात करते हैं हम कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिसिटी के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। बात करते हैं कुछ ऐसी कंडीशंस की जो एरोमेटिसिटी के लिए जरूरी है। पहली कंडीशन आ गई, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, मतलब मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, चक्र होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, समतल होना चाहिए, एक समतल होना चाहिए। हमारा बेंजीन साइक्लिक है, हमारा बेंजीन समतल है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मस्ट हैव कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमारे बेंजीन पे लगातार पी कक्षाओं का आच्छादन है, कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी है, तीसरा भी हो गया। चौथा, मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल्स रूल को भी प्रूव करता है हमारा बेंजीन, तो ये चौथा रूल भी हो गया, हकल का नियम मानना चाहिए, देखो मानता है हमारा बेंजीन। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए। बात करते हैं तो हकल्स रूल अगर आपको अगर नहीं समझ आया अभी भी तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, वैसे आगे आने वाली वीडियो में थोड़े से 1-2 स्लाइड आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक छोटी सी डेफिनेशन से बता देता हूँ कि ए मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक इफ इट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल प्रूव करता है और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इंटीजर्स आती है।
आगे चलते हैं, यदि किसी अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वह अणु सुगंधित कहलाता है, खुशबू वाला। चार्ज n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले लो, सिर्फ इंटीजर, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन में हुआ तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अब बेंजीन की बात कर लेते हैं। मतलब हर जो चीज एक कंडीशन दी जाती है, अपन बच्चों कितने शानदार तरीके से समझा रहा हूं आपको यहाँ पे। पहले कंडीशन दूंगा, उसके बाद में बेंजीन के एक जो पर्टिकुलर जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एरोमेटिसिटी की कंडीशन हो गई, डेफिनेशन हो गई, फिर उसके बाद में बेंजीन का हो गया। बच्चों बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं एज पर पीसीआई न्यू सिलेबस, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी बच्चों। आप मन लगा के पढ़ो, बस मजा आएगा पढ़ने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम कहां पे थे, बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। 3 बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। फिट्स 4n+2 रूल, देख सकते हो आप, इसको फिट कर रहा है, n इज इक्वल टू बना रहा है, सही है। देयरफॉर बेंजीन इज एरोमेटिक, इसीलिए तो बेंजीन को हम एरोमेटिक कहते हैं, और इसीलिए बेंजीन बहुत ही पावरफुल और स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। और अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में बीच बीच में हमने काफी कुछ स्टडी किया, उसका नाम है हकल्स रूल। हकल्स रूल आखिरकार है क्या? तो बच्चों हकल्स रूल के बारे में मैंने आपको बताया, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन से हकल्स रूल है, जो कि यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड चेक करने के लिए कि कंपाउंड कोई स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं। तो बच्चों देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, एक पेन ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड। तो बच्चों हकल्स रूल प्रपोज्ड बाय एरिक हकल, तो बच्चों एरिक हकल के द्वारा 1931 में प्रपोज किया गया है ये हकल्स रूल। इस यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिसाइड वेदर ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, टू डिसाइड वेदर यानी कि डिसाइड करने के लिए कि एक साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। यानी कि एक साइक्लिक कंपाउंड, कोई सा साइक्लिक कंपाउंड ले लीजिए, वो एरोमेटिक है या नहीं। कॉन्जुगेटेड का मतलब हो गया डबल पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक छोड़ के, अल्टरनेटिंग पाई बॉन्ड्स कंपाउंड्स एरोमेटिक है या नहीं, यानी कि एरोमेटिक रिंग है या नहीं। एरोमेटिक का मतलब हो गया स्टेबल, एंटी एरोमेटिक का हो गया अनस्टेबल, यानी कि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ही हकल्स रूल का यूज किया जाता है। अगर कोई कंपाउंड या कोई स्ट्रक्चर हकल्स रूल को सेटिस्फाई करता है तो वो स्टेबल है, फिर सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो एंटी एरोमेटिक है, यानी कि अनस्टेबल है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ह्यूकेल का नियम हिंदी में देख लेते हैं दो बच्चों। ह्यूकेल का नियम 1931 में एरिक ह्यूकेल द्वारा प्रस्तावित, यह तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि कोई चक्रीय संयुग्मित यौगिक सुगंधित है या नहीं। ओनली स्टेबिलिटी चेक करने के लिए ह्यूकेल का नियम यूज किया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो जो कुछ कंडीशन है एरोमेटिसिटी की, मतलब एरोमेटिक है या नहीं, उसकी कुछ कंडीशन है जो अभी जस्ट पीछे पड़ी, वही कंडीशंस दोबारा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूकेल का नियम हमने जस्ट अभी रिसेंटली पढ़ा और ये काफी इंपॉर्टेंट है उसके बाद पढ़ने के लिए। अगर आप बेक करेंगे, मैं सोचा कि आप बेक करके उसके चेक करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं वापस से आपको रिकॉल एक रिकेप करवा दूं पढ़ने के लिए, कि आपके लिए आसान रहे वो। बच्चों कुछ कंडीशंस होती है एरोमेटिसिटी की, जो कि हम पढ़ते हैं। ए कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ, ए कंपाउंड एरोमेटिक होगा अगर इट इज साइक्लिक, वो साइक्लिक होगा। देख लीजिए, जैसे बेंजीन की बात करते रहते हैं साथ के साथ, साइक्लिक होगा, ठीक है, बेंजीन साइक्लिक है। इट इज प्लेनर, समतल संरचना, ताकि पी कक्षाएं ओवरलैप कर सके, समतल संरचना। तो बच्चों एक समतल संरचना होगी, एक दिखा देता हूं एक, ओ माय गॉड, ये तो बच्चों ये क्या हुआ एकदम से, ये तो एकदम से पेन चला गया दूसरी दिशा में। समतल मतलब एक प्लेनर के अंदर होगी ये हो गया बेंजीन का, ये समतल है, इसके ऊपर पाई बॉन्ड्स ओवरलैप करके रखते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये पाई बॉन्ड है जो 8 की शेप में होता है इधर से, ये 8 की शेप में हो गया। बच्चों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक इमेज मैंने बना दी है, एक इमेज दिख रही होगी आपको डंबल शेप में, जैसे पाई ओवरलैप कर रखी है, इमेज दिख रही होगी आपको, ऐसे ओवरलैप करेंगे तो उसके बाद में पाई शेप एक बर्गर टाइप बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम। और ये आगे आगे दिखे, इट हैज ए फुल्ली कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम, लगातार पी कक्षा आच्छादन हो, जैसे कि आपने मैंने आपको बताया, इट्स फुल्ली कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम होना चाहिए सेम ऐसी, जैसे कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड होगा और ये कॉन्जुगेटेड होगी, एक अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स होंगे, अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, उसी को हम कॉन्जुगेटेड बोलते हैं, पाई सिस्टम इसी को बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो
इसी सिस्टम को हम पाई सिस्टम बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। अगला पॉइंट होता है जो कि कंडीशंस होती है एरोमेटिसिटी के लिए, वो आती है इट फॉलोज द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये वही हो गया हक्केल रूल हो गया, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। इसके अंदर n की वैल्यू होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ओनली इंटीजर्स। इंटीजर्स के अलावा अगर फ्रैक्शन में आता है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा और हक्केल रूल को फॉलो नहीं करेगा। If pi electrons is equals to 4n+2, अगर 4n+2 को सेटिस्फाई करता है तो एरोमेटिक स्टेबल होगा, और अगर 4n+2 को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर 4n को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा और अनस्टेबल होगा। उसके आगे बात कर लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने कैलकुलेट किए हैं आपके लिए। पहला है n इज इक्वल टू 0 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि कितने डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक होगा। ऑब्वियसली 4n+2 पर रूल को इसने सेटिस्फाई किया है, n इज इक्वल टू 0 आया है तो ये एरोमेटिक होगा। एग्जांपल है साइक्लोप्रोपिनिल केटाइन C3H3+। दोस्तों इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और ये प्रपोज कर रहा है n इज इक्वल टू 0, हैकेल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एरोमेटिक है। दूसरे एग्जांपल की बात कर ले, n इज इक्वल टू 1 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। बात कर लेते हैं हमारी बेंजीन रिंग की। देख सकते हो आप बेंजीन रिंग, ये हैकेल रूल को भी सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है तो ये भी एरोमेटिक होगा। आगे बात कर ले, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने डबल बॉन्ड हो गए, 5 डबल बॉन्ड्स हो गए। ये भी एक एरोमेटिक रिंग है क्योंकि हैकेल के नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। नेफ्थलीन C10H8 हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 7 डबल बॉन्ड्स हो गए, ये एक एरोमेटिक रिंग हो गई। एंथ्रासीन हो गई, ये एरोमेटिक रिंग हो गई, ये स्टेबल है और ये n इज इक्वल टू 3 हो गया। इसके आगे बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जो एरोमेटिक है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जो अनएरोमेटिक यानी कि एंटी एरोमेटिक है, जो अनस्टेबल है। अब आगे बात करते हैं हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स की। पहला आ गया एरोमेटिक यानी कि स्टेबल, जो कि स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यानी कि जो फुल स्टेबिलिटी रहती है जिनकी। जिनमें पहला आ गया बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलोज 4n+2 n इज इक्वल टू 1। बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये 4n+2 रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आ गया पेरिडीन। पेरिडीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ n नॉट इन्वॉल्व। दोस्तों पेरिडीन की एक स्ट्रक्चर बताता हूं मैं आपको। बेंजीन की तरह रहता है, बस यहाँ पे n आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है और उसके जो लोन पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते इसकी रेजोनेंस के अंदर। ये रहा, और ये स्टेबल है क्योंकि ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये स्टेबल होता है। ये हैकेल्स रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये एरोमेटिक स्टेबल है। और अगला पॉइंट, अगला एग्जांपल है फ्यूरेन। फ्यूरेन में बस कुछ नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन की जगह के ऑक्सीजन आ जाएगा और इसमें जो लोन पेयर रहेंगे ऑक्सीजन के वो इन्वॉल्व होंगे इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, ये पार्टिसिपेट लेंगे लोन पेयर। और जो नाइट्रोजन यानी पेरिडीन में जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो हैकेल्स रूल को सेटिस्फाई करेंगे। 4n+2 रूल को सेटिस्फाई करने वाले एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ये तीनों के तीनों 4n+2 पाई रूल को, पाई इलेक्ट्रॉन रूल को यानी कि हैकेल्स रूल को सेटिस्फाई करेंगे और इसी वजह से ये तीनों स्टेबल रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं और कौन सा स्टेबल रहेगा। नेफ्थलीन भी स्टेबल रहेगा क्योंकि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके पास। एरोमेटिक फ्यूज रिंग्स यानी 2 रिंग्स फ्यूज रहती है और ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये एरोमेटिक स्टेबल है। आगे बात करते हैं हम एंटी एरोमेटिक्स की। तो दोस्तों एंटी एरोमेटिक यानी कि अनस्टेबल कौन से कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइन, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि 4n रूल है ये, और ये अनस्टेबल होगा क्योंकि ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि हैकेल्स रूल को ये सेटिस्फाई नहीं करता। आगे बात करते हैं साइक्लोओक्टाटेट्राइन। साइक्लोओक्टाटेट्राइन यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये भी हैकेल्स रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक यानी कि जो एरोमेटिक ही नहीं है। नॉन एरोमेटिक की बात कर ले, साइक्लोहेक्सेन ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, नो कंजक्शन यानी इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। और उसके बाद आता है एनी नॉन पोलर रिंग विदाउट कंटिन्यूअस कंजक्शन, जो भी नॉन पोलर रिंग यानी कि जिसमें कंजक्शन प्रेजेंट नहीं है, कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, यानी जैसे मैंने आपको बताया था पहले सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेटिंग ना हो, वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सके। और दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए लेक्चर के तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और दोस्तों हमारा ऐप भी कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। अगर आपको एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, कुछ नोट्स यानी कि 99 रुपए 99 में आपको एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। और अगर आपको चारों के नोट्स चाहिए तो 299 एक ऑफर चल रहा है, उसके अंदर आपको नोट्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। नोट्स दोस्तों बहुत ही इजी नोट्स रहेंगे, याद करने के लिए बहुत ही आसान रहेंगे। 4 सब्जेक्ट रहेंगे 299 में, यानी कि उसके अंदर भी आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, टेबल्स भी मिलेगी, की पॉइंट्स भी मिलेंगे, आइडियल फॉर रिवीजन, यानी रिवीजन करने में आसान रहेगा। फटाफट आप देख लेंगे तो पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा चंद मिनटों में, यानी कि आधा घंटे के अंदर, आधा 1 घंटे के अंदर आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे जल्द। फटाफट से एग्जाम प्रिपरेशन भी इसके अंदर करी जाएगी। और पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, इंस्टेंट एक्सेस रहेगा, परमानेंट एक्सेस रहेगा आपके पास। एक बार परचेज कर लोगे तो लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा आपके पास। तो दोस्तों ज्वाइन कटारिया फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।